तो दोस्तों, सुभाष की बात में मैं जैसे कि पहले आपसे भारत रत्न की बात कर रहा था, तो ये तो हुआ राष्ट्र का मुद्दा। अब एक और मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ का बजट आया और छत्तीसगढ़ के बजट ने सपनों की नई उड़ान जो है और जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत करने की बात कही। छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो पूर्व आईएएस जो रायपुर में कलेक्टर भी रहे हैं और अभी रायगढ़ से विधायक बने, अब वित्त मंत्री हैं, ओपी चौधरी ने विधानसभा में बेहद आकर्षक बजट भाषण पेश किया। सदन में लंबे समय के बाद इतना सदा हुआ भाषण सुनने को मिला। विष्णुदेव सरकार के पहले बजट में छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ओपी चौधरी ने इसके लिए 2047 का लक्ष्य रखा है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश में 100 साल की बातचीत हो रही है कि अगर हम 1947 में आजाद हुए तो तुम 2047 में कहाँ होंगे। प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, तो आज ओपी चौधरी ने भी इस बात को कहा। ओपी चौधरी ने हरिवंश राय बच्चन की जो कविता की पंक्ति को कोट करते हुए कहा कि है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है को उल्लेखित किया और अपनी बात कहनी शुरू की। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहजता को प्रेरणा बताया। वे बजट भाषण के दौरान कई बार प्रधानमंत्री का उन्होंने जिक्र भी किया और उनके विजन को चलकर छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की परिकल्पना भी की। अमृत काल का जिक्र करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि उन्हें अक्सर चिंता सताती है कि जब देश विकास के नए नए सोपान पार कर रहा है, उस दौर में छत्तीसगढ़ को भ्रष्ट और स्वार्थपरक ताकतों ने दबोच रखा था, लेकिन लोकतंत्र की ताकत ने नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर दिया। विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर बात करते हुए उन्होंने सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की बात कही। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 10 स्तंभों की बात कही। इनमें पहला स्तंभ ज्ञान को बताया। इसे समझाते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञान का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से है। प्रधानमंत्री मोदी समाज को इन्हीं 4 स्वरूप में देखते हैं। ओपी चौधरी ने अपने बजट भाषण में पर्याप्त रूप से तंज को भी शामिल किया। ज्ञान के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से पिछले 5 साल में यहाँ की सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान की यहाँ पर उपेक्षा हुई। ओपी चौधरी ने अपने भाषण में नेल्सन मंडेला को भी कोट करते हुए कहा कि मंडेला कहते थे कि किसी देश को तबाह करने के लिए बम, बारूद या मिसाइल की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे उसकी शिक्षा की गुणवत्ता अगर खराब कर दी जाए, उसे भ्रष्ट कर दिया जाए। और उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ में पीएससी की परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार से यहाँ को जोड़ा और यहाँ के लाखों लोगों युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, इसकी जाँच सीबीआई से कराने के फैसले की विष्णुदेव सरकार ने जो पहल की है उसके बारे में उन्होंने कहा। चौधरी ने कहा कि हम इस तरह की परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक बात और कहने की है कि छत्तीसगढ़ में आत्मानंद विद्यालय का एक नया दौर चालू हुआ था और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आए थे। अभी उसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी थी। ओपी चौधरी जब दंतेवाड़ा में थे तो उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था। अभी सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि अब कलेक्टर की अध्यक्षता में नहीं होगा, ये शिक्षा विभाग के अधीनस्थ ये काम होगा। पर यदि ओपी चौधरी शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं तो वो आत्मानंद विद्यालयों की महत्ता को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं, इस पर उनको कहना चाहिए था खोलकर, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जब कलेक्टर रहते हुए बड़ा काम किया था। बहरहाल ओपी चौधरी ने अपने बजट भाषण में एक और दमदार बात कही कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए उद्यम करना होता है। इसके बाद वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हुए कहते हैं कि इस बारे में हमारी प्रतिबद्धता सुस्पष्ट है। इस संदर्भ में वे अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को कोट करते हुए कहते हैं कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, या जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, या चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, या तर्पण की भूमि है, या अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। मुझे लगता है ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कोट करना भाजपा के जो भी नेता है उनका एक कहना चाहिए कि उनके लिए बड़ी बात होती है, और अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था। पर बहुत सारी कविताएं हैं जो इस तरह की चीज़ों को प्रकट करती हैं, और जो हमारे समय के बड़े कवि हैं जो इतिहास में भी दर्ज हैं, वो कवि जो कवि के रूप में पहचाने जाते हैं, उनकी चीज़ें भी यदि बजट में इस तरह कविताएं शामिल हों तो मुझे लगता है कि इसका और महत्ता बढ़ती। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्री राम लला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए चौधरी कहते हैं कि सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना जो है मोदी की गारंटी के तहत शुरू की है।
हम जानते हैं कि सरकार पहले भी जब रमन सिंह की थी तब भी जो है धार्मिक स्थलों को घुमाने ले जाते थे। सरकार अगर भूपेश बघेल की तो भी वो धार्मिक स्थलों को, बुजुर्गों को घुमाने ले जा रहे हैं। अब सरकारें इस तरह के जो पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन, वो सरकार किसी की हो, वो इसी तरह के पर्यटन को बढ़ावा देती है। और हम देखते हैं कि लगातार इस तरह में बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं। इस तरह कई लोग लुभावन प्रावधान करते हुए ओपी चौधरी ने अपने बजट भाषण में सबका दिल जीत लिया। विपक्ष के पास भी इस बजट भाषण और उसमें किए गए प्रावधानों का विरोध करने को कुछ नहीं था। बजट पेश करने के मामले में ओपी चौधरी से जैसी उम्मीद थी वो उस पर पूरी तरह खरे उतरे, लेकिन इसके क्रियान्वयन में सरकार कितनी खरी साबित होती है ये वक्त बताएगा। क्योंकि जब बजट प्रावधान होता है, जो लोग सरकार में काम किए हैं या जो सरकार की कार्य व्यवस्था को समझते हैं कि बजट प्रावधान तो हो जाता है, पर बजट से, वित्त विभाग से जो पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बजट से पैसा निकालना और उस पैसे को अगर निकल भी जाए तो खर्च करना, ये बहुत एक कठिन होता है। और बहुत सारे विभागों का बजट लैप्स भी होता है और बहुत सारे विभागों को प्रावधान के बावजूद भी उतना बजट नहीं मिलता और बाद में बजट सरेंडर भी करना होता है या अनुपूरक बजट में उसकी मांग करनी होती है। तो अब ये देखना होगा कि बजट तो अपनी जगह होता है, पर उस बजट का क्रियान्वयन कैसे होता है, उस बजट को ग्राउंड जीरो पर कितनी ईमानदारी से खर्च किया जाता है, क्या मशीनरी रातों रात बदल जाएगी, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जो 5 साल में मशीनरी करप्ट हो गई थी, जो छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है, जो यहाँ की अफसरशाही थी, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी, उसका स्तर नीचे गया है, तो क्या वो स्तर अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो लोग बहुत ईमानदारी से रामलला को याद करते हुए काम करेंगे। ये एक सोचने का विषय। बहरहाल ओपी चौधरी को बधाई कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बजट लाए, चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। और जब यहाँ पर जब चुनाव के पहले अमित शाह आए थे गृह मंत्री, तो उन्होंने ओपी चौधरी को और विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बनाने की बात की थी। तो आज दोनों बड़े आदमी, एक मुख्यमंत्री हैं, दूसरे वित्त मंत्री हैं, तो दोनों बड़े आदमी इस राज्य को कितना बड़ा बनाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।